खूबसूरत विजुअल्स जो आप लोगों ने देखे ये टिहरी लेक के हैं। टिहरी डैम के ऊपर जो झील उगाई है उसके ये विजुअल्स हैं। अभी हम एक ऐसी बोट पे सवार हैं और उस डैम के पानी के ऊपर सवार हैं जिसके नीचे एक शहर दफन है। 2015 से यहाँ पर एडवेंचर टूरिज़्म शुरू हुआ, कुछ बोट्स यहाँ शुरू की गई। वो टूरिज़्म बीच में कोविड के चक्कर में प्रभावित हुआ और आज हमारे साथ में इस बोट में वो तमाम लोग मौजूद हैं जो इस व्यवसाय से जुड़े हैं, जिनकी यहाँ पे बोट्स चलती हैं। उनकी किस तरह की समस्याएं हैं, कितनी उम्मीदें हैं सरकारों से, सरकारों ने आज तक क्या किया, क्या नहीं कर पाए, किस तरह से इस कारोबार को और बढ़ावा दिया जा सकता है। सरकार प्रमोट इसको बहुत ज़्यादा करती है और टिहरी में लेक फेस्टिवल भी हर साल एक ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच में इन व्यवसाय से जुड़े लोगों की क्या समस्याएं हैं, क्या बातें हैं, वो हम आप लोगों तक उनकी मुलाकात करवाते हैं। हमारे साथ हैं लखबीर चौहान। लखबीर यहाँ जो बोट एसोसिएशन है उसके अध्यक्ष भी हैं। लखबीर, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले एक ओवरव्यू बताइए कि आप लोगों की उम्मीदों के अनुसार क्या सरकारों ने काम किए हैं और मुख्य समस्याएं अभी किस तरह की हैं? देखिए, सबसे अच्छी बात जो है कि ये 2015 में स्टार्ट हुआ था, तो उस टाइम पे एक बहुत बड़ा रिस्क लगता था कि इस झील में बोटों को उतारना, क्योंकि जो ये बोटों की कॉस्ट है ये बहुत ज़्यादा है। 10 लाख से ऊपर की सारी बोटें होंगी लगभग। तो इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करने में कहीं ना कहीं यहाँ के लोकल लोगों को डर लगा था। पर उसके बाद जैसे 2015 में 3-4 बोटें यहाँ पे उतारी गई और उसमें हम लोग भी थी। फिर देखा गया तो धीरे धीरे क्या हुआ कि यहाँ पे टूरिस्ट आना स्टार्ट हुआ। और सबसे बड़ी अगर मैं बात कहना चाहूँगा कि अगर किसी को अगर इसका श्रेय जाता है तो यहाँ के लोगों को जाता है, उन लोगों को जाता है जिन लोगों ने वाकई में इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करी है। और जब मैं आपको बता दूं राहुल भाई कि जब यहाँ पे पहली बोटें उतरी थी तो एक ब्राउज़र हम लोगों ने छापे थे, टिहरी झील के नाम से ब्राउज़र छापे थे। तो उसको हम प्रमोट करने के लिए दिल्ली, मसूरी हर होटल में देते थे। मतलब व्यक्तिगत तौर से खुद ही देते थे? व्यक्तिगत तौर पे देते थे। और जितने लोग आते थे, हमने एक टीम भी बनाई थी कि जो दिल्ली गई, जो मतलब इन अलग अलग स्टेटों में भी गई ताकि टिहरी झील का नाम हो। और यहाँ की जब 2015 में गवर्नमेंट ने भी प्रमोट कराया, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। पर जिस लेवल पे प्रमोशन होना चाहिए, देखिए आपके पास इतना बड़ा डेस्टिनेशन है टिहरी झील, ये पर्यटन के मामले में बहुत बड़ी एक आर्थिक उम्मीद भी है उत्तराखंड की। तो जितना पैसा ये अदर चीज़ों पे खर्च करते हैं उस हिसाब से उत्तराखंड सरकार ने टिहरी झील में पैसा खर्च नहीं करा। क्योंकि अगर आप देखा जाए तो हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी मेट्रो सिटी है, वहाँ भी इसके फ्रेम लगने चाहिए, बोर्ड लगने चाहिए। क्योंकि गोवा के बाद अगर वाटर स्पोर्ट्स कहीं पे है तो सबसे अच्छे कम बजट में और सबसे इतनी पहाड़ों की खूबसूरत वादियों में अगर कहीं है, गोवा को जो फ्लैश में जो टक्कर दे रहा है तो वो टिहरी झील है। तो आप उस पर पैसा खर्च करें। और आज सब लोगों ने मेहनत कर करके तो आज यहाँ पे 110 बोटें यहाँ पे हो चुकी हैं। अब मूलतः समस्या क्या आ रही है कि पहले जब जो जेटी जो प्लेटफॉर्म था वो भी जब यहाँ पे 20-25 बोटें थी तब वो प्लेटफॉर्म तब भी वैसी था, और आज 100 हो चुकी हैं वो तब भी प्लेटफॉर्म ऐसी है। तो कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म की बहुत बड़ी दिक्कत है, जिसमें कि कभी बोट ख़राब हो जाती है। एक हमें अलग से वो चाहिए, यांत्रिक वो मशीनरी चाहिए जहाँ पे हम बोटों को ठीक कर सकें। तो ये सब उन्हीं जेटी के ऊपर हो पा रहा है। तो आने वाली सरकार से हमारा अनुरोध है कि टिहरी झील की ओर देखें। और ये हमारे लिए नहीं है, उत्तराखंड के लिए भी बहुत आर्थिक और पर्यटन क्षेत्र में बहुत सही चीज़ें हैं। और सामने जो प्रतापनगर विधानसभा है, जो टिहरी विधानसभा है, जिसको कहा जाता था कि प्रतापनगर काला पानी हो चुका है इस टिहरी बांध की वजह से, कहीं ना कहीं उस प्रतापनगर के लिए ये एक वरदान भी साबित हो सकता है अगर इसके चारों तरफ अगर एक सुंदर बाजार बनाए जाएं। बहुत सारी चीज़ें करने के लिए, पर अगर मुझे लगता है कि यहाँ के कोई क्षेत्रीय विधायक ये अगर इस पे ध्यान दे, और जैसे टूरिज्म जैसा उनको वो मिला, जैसे कि दिनेश जी को भी मिला था, मैं वो नहीं करता, उन्होंने भी अच्छा काम किया है। और अगर कोई अपना इसमें अगर कोई विधायक इस टाइम अगर कोई जीत के जाता है, कोई सरकार में आता है, तो हमारा ये सबसे बड़ी चीज़ होगी कि अगर हमें पर्यटन मिलता है, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ी अपार संभावनाएं हैं। लगभग कितने परिवार हैं या कितने लोग हैं जो इस समय यहाँ पे इस लेक टूरिज्म से अपना परिवार चला रहे हैं? लगभग एक बोट में 2 पार्टनर भी हैं। तो आप 110 लगा लीजिए, तो एक परिवार में 4 लोग होते हैं। तो कम कहीं 3-4 हज़ार परिवार के लोग तो यहाँ से सीधे जुड़े हुए हैं, और जिनकी आर्थिक भी स्थिति यहाँ से चल रही है। और लगभग कितना अभी बीच में, हालांकि कोविड के चलते पर्यटन में काफ़ी कमी आई होगी, लेकिन कोविड से पहले जब ये अपने पीक पे था यहाँ पे टूरिज्म, तो लगभग पर डे यहाँ पे फुटफॉल कितना हो जाता था? कितने लोग लगभग यहाँ रोज पहुँचते थे? देखिए राहुल भाई, जब पहले स्टार्ट था तो जब 2 साल से तो हमने सीज़न देखा ही नहीं कोविड के टाइम पे, पर फिर भी यहाँ पे हमने एक टाइम की बात मैं करता हूँ कि यहाँ पे 10 से 15 हज़ार लोग भी एक दिन में आए हैं।
क्योंकि ये अपने पीक में चले गया था और अब कहीं ना कहीं कोविड की वजह से थोड़ा ये डाउनफॉल इसका आया है। वो पूरे देश में ही डाउनफॉल आया है, पर कहीं ना कहीं अब जैसे कोविड खुल जाता है तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ लग जाती है कि कभी कभी हम लोगों को संभालना मुश्किल हो जाता है। तो उस चीज़ के लिए देखो, टूरिस्ट तो आना चाहता है, पर टूरिस्ट के लिए सुविधाएं बहुत बड़ी चीज़ है। देखिए अभी आप देख रहे होंगे कि वहाँ से कितना जब पॉइंट सामने रहता है, ये जो इसका वो है ना पानी का फ्लो है, ये कम इसका देखना पड़ेगा कि जब पानी कम हो जाता है तो वहाँ पर आपको टूरिस्ट के लिए आपके बाथरूम होने चाहिए, आपके मतलब रोड अच्छी होनी चाहिए जो जा सके, मतलब जो बुनियादी सुविधाएं हैं जैसे बिजली, पानी और शौचालय, ये सब कस्टमर को मिलना चाहिए। नहीं तो कस्टमर इन्हीं चीज़ों पे जब ये सुविधाएं होंगी तभी जाके कस्टमर यहाँ पे रुकेगा भी। बस इन बुनियादी सुविधाओं का अभाव है कहीं ना कहीं। अगर जिस दिन ये पूरी हो जाए और जिस दिन एक यहाँ पे छोटा सा बाजार बन जाएगा तो वाकई ये कहीं ना कहीं ये पूरे उत्तराखंड में एक अलग नाम छोड़ के जाएगी। कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं इसी व्यवसाय से जुड़े हुए, उनसे भी बात करेंगे। मैं उठ के वहाँ तक चला जाऊँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? सर आप अपना पहले तो पूरा नाम बताइएगा, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम कंवल अरोड़ा है। कमल भाई साहब, आप भी इस व्यवसाय से जुड़े हैं, आपकी बोट यहाँ चलती हैं? जी, मैं भी इसी व्यवसाय से जुड़ा हूँ। और कितनी बोट आपकी हैं अभी यहाँ पे? 3 बोट है हमारी। 3 बोट्स हैं। तो आपने लगभग कितना इन्वेस्ट किया है 3 बोट्स में? लगभग 30 से 35 लाख रुपए इन्वेस्ट। 30 से 35 लाख रुपए। और कितना समय हो गया है आपको? हमें 5 साल हो गए हैं। 5 साल हो गए हैं। और तो इस 5 साल के दौरान जितना आपने इन्वेस्ट किया उसके अगेंस्ट जो रेवेन्यू या जो कमाई आपकी हुई वो ठीक चल रही है? हाँ, ठीक चल रही है। कोविड की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो गई। कोविड की वजह से प्रॉब्लम हुई। और कुछ ऐसी चीज़ें आपको लगी कि जो इन्वेस्टमेंट आपका था, सरकार की तरफ से कुछ चीज़ें अगर और मदद मिलती, या एक बड़ा मुद्दा ये भी समझने को आता है कि यहाँ पे हर एक बोट का जो टैक्स सरकार लेती है वो कितना लेती है, वो आपको लगता है उसके अगेंस्ट जो सुविधाएं आपको दी जा रही हैं वो सही हैं? हाँ, जो टैक्स लिया जा रहा है उसके अगेंस्ट सुविधाएं कम ही हैं। बुनियादी सुविधाएं ठीक हो जाए। लगभग कितना टैक्स पड़ता है? 60,000 रुपये। 60,000 रुपये साल का प्रति बोट टैक्स है जी। और उसके अलावा हर बार जब बोट जाती है तो जो सैलानी जो आते हैं उन पर अलग से टैक्स होता है? वो अलग 15 रुपये पर पर्सन अलग से टैक्स है। 15 रुपये पर पर्सन अलग है और 60,000 रुपये अलग है। तो उस 60,000 के अगेंस्ट सरकार आपको क्या क्या सुविधाएं दे रही है? सुविधाएं का तो अभाव है और सुविधाएं चाहते हैं। जेटी मेन प्रॉब्लम है, बोट आपस में ही भिड़ जाती हैं एक दूसरे से। जेटी का मतलब वो स्टैंड जहाँ से हम लोग प्लेटफॉर्म वो जो जहाँ से चलता है। अच्छा। तो वो बेसिकली वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि उससे बोट्स का बहुत नुकसान होता है। बोट्स इतनी महंगी हैं और जब तक प्लेटफॉर्म अच्छा नहीं बनेगा तो उसमें हमें बहुत प्रॉब्लम आती है। तो क्या क्या मुख्य आपको सरकार से एक्सपेक्टेशंस क्या क्या हैं कि अगर आप 2 या 3 ऐसी चीज़ें आप गिना सकें कि अगर ये प्राथमिकता से कर दी जाएं तो ये टूरिज़्म को बढ़ावा मिलेगा या आपके इन्वेस्टमेंट का रिटर्न अच्छा होगा? भाई सबसे पहले तो मूलभूत सुविधाएं पूरी हो जाएं। जिनमें क्या क्या आता है? जैसे शौचालय यहाँ पे प्रॉपर? शौचालय है, बिजली है, पानी है। कोई देखो वाटर का एक टैंक होना चाहिए। इतनी दूर से टूरिस्ट आता है, कोई वाटर टैंक नहीं है ऐसा। अच्छा। और दूसरा कि अगर इसको प्रोग्रेस आगे बढ़ाना करना है तो एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए, जगह जगह होर्डिंग लगे होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं। अच्छा, मतलब इसके प्रमोशन के लेवल पे भी मतलब उस पे भी प्रॉब्लम्स हैं। तो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार महिपाल नेगी जी भी हैं, तो हम उनसे भी बात करेंगे और एक ओवरव्यू उनसे लेंगे। वो लंबे समय से टिहरी के निवासी हैं, उन्होंने इस शहर को भी देखा है जो इसके नीचे दफन है और इस पर जब झील उगाई है तो उस दौर को भी देखा है और उस दौर को भी देखा है कि कैसे यहाँ पे पर्यटकों का आना अब लगातार बन रहा है। सर पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। एक ओवरव्यू बताइएगा कि आपने तो मतलब स्क्रैच से देखा है टिहरी बांध आंदोलन से लेके और आज जब बांध के ऊपर इससे रेवेन्यू जनरेशन शुरू हो गया है, जब आसपास के कुछ लोग यहाँ के व्यवसाय से जुड़ गए हैं, तो एक ओवरव्यू बताइएगा कि क्या जो उम्मीदें जब डैम का कंसेप्ट आया था और जो स्थानीय लोगों को दी गई थी कि आप लोगों को रोज़गार मिलेगा और तमाम तरह के साधन मिलेंगे, वो कितने हद तक पूरे हुए हैं? देखिए, जब डैम बनने के दौरान जो 4-5 मेन वो माने जाते थे डैम के, जैसे बिजली है, पानी है, उसके अलावा बाढ़ संरक्षण है, उसमें एक टूरिज़्म भी था पॉलिसी में। और शुरुआती जब सरकार ने लोगों का सहयोग लेना चाहा, क्योंकि बांध का विरोध भी था, तो सरकार की तरफ से रखे गए थे कि ये फ़ायदे होंगे।
तो उसमें पर्यटन बहुत जगह पे आया, लेकिन जैसे पुनर्वास की पॉलिसी बनी, अलग अलग तरह की टेक्निकल पॉलिसी बनी होंगी, बिजली जनरेशन के लिए बनी, नीचे सिंचाई नहरों पे बात हुई, टूरिज़्म की अलग से कोई जब तक डूबा नहीं तब तक टूरिज़्म पर कोई ड्राफ्ट नहीं था, कोई पॉलिसी नहीं थी। स्टेट बनने के बाद एक पॉलिसी राज्य स्तर की ज़रूर बनी है, वो बहुत चर्चा में आई, उसमें क्या हुई, लेकिन उसमें टिहरी अलग से कोई वो नहीं था। तो मेरे ख्याल से एक तो जो चीज़ अभी भी ज़रूरत हो रही है, अलग से कोई मास्टर प्लान, मिनी मास्टर प्लान झील को लेकर, टूरिज़्म को लेकर के शायद कोशिश हुई है, दिमाग में तो रहा होगा गवर्नमेंट, जैसे ये पर्यटन विशेष क्षेत्र प्राधिकरण बना झील का, लेकिन कोई प्लान बहुत कोई हम बोलें कि पलट करके हमको दिखाओ कि वो अभी भी नहीं है। दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ जिनको अभी इग्नोर किया गया, क्योंकि ये वाटर फ्लक्चुएशन होता है, जिसके अभी साथी लोग भी बात कर रहे थे कि साल भर में वो 100 मीटर के करीब पानी 2 बार घटता बढ़ता है, साल भर में 2 बार ऊपर नीचे जो हो जाता है। तो उसके हिसाब से गूगल मैप रख करके वो जगह चिन्हित नहीं हुई है। जैसे एक महत्वपूर्ण चीज़ कही जी, हम जिस पॉइंट पे अभी ये एक ही पॉइंट है, इतने साल बाद भी 5, 6, 7 साल होते हैं, जबकि ऐसे पॉइंट अब 42 वर्ग किलोमीटर है। मेरे ख्याल से हर किलोमीटर 2 किलोमीटर पे या 5 किलोमीटर पे इस तरह के जेटी पॉइंट बनाए जा सकते हैं। तो एक तो जो टूरिस्ट हैं उनके लिए विकल्प भी रहेंगे। कभी कभी कहते हैं किसी दिन, जैसे माना छुट्टी का दिन है तो टूरिस्ट आ गए तो सब एक साथ आ गए, किसी दिन नहीं है तो जैसे आज देखेंगे, आजकल तो अभी बहुत ज़्यादा मुझे आज नहीं दिख रहे हैं। तो एक अभी भी अच्छा, इसमें एक बढ़िया पॉइंट ये होगा कि अब इन लोगों के पास एक्सपीरियंस भी है कि क्या दिक्कतें आई हैं। पहले वो अनुभव नहीं किया गया था कि पानी का फ्लक्चुएशन होगा तो कौन जगह स्लाइड कर रही है, कौन स्टेबल है। तो एक जो अनुभव है इनके यहाँ पर, जो बोटिंग एसोसिएशन है, उनके अनुभव लिए जाएं, उनका प्रतिनिधि हो, और अलग से उत्तराखंड टूरिज़्म के भीतर ही टिहरी बांध के लिए अलग से एक प्लान हो, जिसमें उसमें बोटिंग पॉइंट हो, जिसमें जैसे अब पॉइंट के अलावा जब ये सुविधाओं की बात कर रहे हैं तो पानी घटने के साथ वहाँ तक अप्रोच भी हो, आने जाने की सुविधा हो, माना टूरिस्ट कहीं दूरी न रहे कि कहीं गिर न जाऊँ। उसके अलावा बिजली का हो, ये शौचालय वगैरह का हो, पानी का हो, और इस तरह के कुछ 5-6 पॉइंट अगर बन जाएं तो लोग आएंगे। अभी एक और चीज़ है जो हमने देखा, जैसे आप कह रहे हैं कि इतने साल में जो मैक्सिमम, एक तरह से ये एक स्टार्टअप है, और मुझे अभी ध्यान आ रहा था जब आप ये बोटिंग एसोसिएशन के साथियों से बात कर रहे थे कि यहाँ के लोगों ने तो बड़े स्टार्टअप, आप जानते हैं कि कभी यातायात, टीजीएम और जीएमओ, केएमओ जैसी कंपनियाँ खड़ी की थी। ये जो अभी तक प्रयास है, ये ठीक है कि सरकार ने लाइसेंस दिए, खोल दिया, परमिशन दे दी, लेकिन ये स्टार्टअप है लोगों का आपसी, और इसको बहुत बड़ा मॉडल बनाया जा सकता है दूसरी जगहों के लिए कि किस तरह से, जैसे उन्होंने कहा रिस्क लेकर के 3 बोट डाल दी, तब मालूम नहीं था कि टूरिस्ट आएंगे नहीं आएंगे, बोट का कुछ अनुभव नहीं था लोगों को। तो इतनी बड़ी हिम्मत करके जब यहाँ के नौजवानों ने ये किया है, तो अब उनके अनुभवों को साझा करके, और अभी भी अलग से प्लान की ज़रूरत नहीं है। कोई कंक्रीट प्लान, कोई क्लियर कट प्लान नहीं है कि कैसे टूरिस्ट को, ये ठीक है कि अब सोशल मीडिया साइड हो गई, मैंने बहुत सारे देखे, जब शुरू में 15-16 में लोगों ने, साथियों ने, उसमें बहुत सारे हमारे साथी है, शुरू किया तो अपना सोशल मीडिया में अपना छोटे वीडियो भी डाले कि ये आइए, हमको भी कोई अच्छा लगा तो हमने भी डाली है कि देखो ये हमारे साथी दिल्ली से आए थे और इस तरह से बोटिंग हो रही है। तो उसको ठीक से अभी प्लान नहीं किया गया, अभी भी ठीक से प्लान करने की ज़रूरत है। जो ये 42 किलोमीटर को टूरिज्म की दृष्टि, और मेरे ख्याल से अगर यहाँ 4-5 हज़ार रोज़ आना शुरू हो जाएँ तो ये तो सिर्फ टूरिस्ट और उसको घुमाने वाली बात है, उससे वो जुड़े हुए जो दूसरे रोजगार है, अभी आप देख रहे हैं, आ रहे हैं लोग, बोटिंग करके चले जा रहे हैं, यहाँ कुछ खरीदना है उनको, यहाँ का लोकल, हमारे साथी भी आते हैं, कई बार बोलते हैं यार कोटी में हमको खरीदने के लिए कुछ नहीं मिला, लोकल जानकारी वाली कोई किताब नहीं मिली, आप चलो किताब ही सही, वहाँ के कोई प्रोडक्ट नहीं है, और लोकल कोई बन भी रहा है तो वही मैगी चाउमीन बन रहा है, लोकल प्रोडक्ट नहीं है। तो रोजगार, जैसे अभी ये साथी कह रहे थे कि 4-5 हज़ार लोग या उन परिवारों से जुड़े हुए व्यवसाय का है, ये हम 10,000-15,000 तक ले जा सकते हैं अगर ये प्लान, तो वो टूरिज्म के प्लान में वो खान पान, रहन सहन, कपड़े, वो सब तरह की तमाम चीज़ें भी शामिल की जाएं। बिल्कुल। और इलेक्शंस का समय है, और ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि ये वो सीट है जहां से दिनेश धने चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि पर्यटन मंत्री पहले रहे हैं, और वो उनकी एक अपनी पार्टी है जिस पार्टी की ओर से वो चुनाव लड़ रहे हैं। हम यहाँ कुछ लोगों से ये जानेंगे कि क्या उनके पर्यटन मंत्री रहने का, क्योंकि वो यहाँ के स्थानीय विधायक थे, कितना फ़ायदा इस टूरिज़्म को और लेक टूरिज़्म को मिला। लखबीर, जब दिनेश धने यहाँ से, यहीं के आपके विधायक थे और पर्यटन मंत्री बने, तो उनके पर्यटन मंत्री बनने का सीधा फ़ायदा आप लोगों को, आपके कारोबार को हुआ?
जी बिल्कुल, देखिए ये मैं यही बोलना चाह रहा था कि कोई भी अब आने वाली सरकारें मिनिस्टर बने तो यहाँ का ज़रूर बने, ताकि जो काम 2015 में हुए, चाहे वो हरीश रावत की गवर्नमेंट हो चाहे दिनेश धनेजी हो, उस टाइम पे इसको स्टार्टअप मिला है, उसके बाद बिल्कुल इसका ब्रेक डाउन लग गया। स्टार्टअप तो उसी गवर्नमेंट में मिला, ये इसमें हम इस चीज़ को नकार नहीं सकते, और काम भी उसी टाइम पे हुआ है। अब एकदम से इसको ब्रेक टाइप का लग गया, उसके बाद यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं है। तो अब हम ये कहना चाहते हैं कि जो भी यहाँ का प्रतिनिधि बने तो गंगा माँ से गुजारिश करते हैं कि वो मिनिस्टर ही बने, क्योंकि तभी जाके इस टिहरी झील का कहीं ना कहीं डेवलपमेंट हो सकता है। अच्छा, हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें, ये डिस्क्लेमर दे दें कि लखबीर बोट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत समस्याएं बताई, सारे कारोबार से जुड़े लोगों की समस्याएं बताई, लेकिन उनके पॉलिटिकल एफिलिएशंस भी हैं, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। तो दर्शक उनकी बातों को इस पर्सपेक्टिव के साथ भी समझें। बोट के सफ़र के बाद ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ से पर्यटकों को बोट पे बैठाया जाता है और उतारा जाता है। इसी प्लेटफॉर्म के बारे में बात हो रही थी, जो लखबीर बता रहे थे कि लखबीर आप ही एक्सप्लेन कीजिए कि आप। मैं ये कह रहा था कि जब यहाँ पे स्टार्टिंग हुई थी तो तब भी यही ये वो प्लेटफॉर्म है जो उस टाइम पे लगाया गया था, जब यहाँ पे सिर्फ 10 या 5 बोट 10-15 बोट थी, तब भी यही प्लेटफॉर्म था। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि यहाँ पे अब प्लेटफॉर्म की यहाँ पे हमें 100-110 बोट हो चुकी हैं। तो जब चीज़ें ज़्यादा बढ़ गई हैं तो प्लेटफॉर्म को भी बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि सुविधाओं से पर्यटकों को भी देखना सुविधा मिले, जिससे हम की बोटें भी हमारी सही रहे, क्योंकि बोटें बहुत कॉस्टली हैं। और ये तो सिक्योरिटी के लिहाज से भी देखा जाना चाहिए, क्योंकि इसकी एक क्षमता होगी। और जैसे आप बता रहे हैं कि कई बार सीजन टाइम पे जब पर्यटक बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो उसका भार संभालने की क्षमता इसमें है या नहीं, ये भी एक बिल्कुल ये 40 के समथिंग लगाया गया था कि अब 100 से ऊपर हो चुका है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को देखना चाहिए, और शासन ने अभी टेंडर करे भी हैं, अभी कब तक आती हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। पर कम से कम इस लेवल का जितना बड़ा ये प्लेटफॉर्म है, इतना ही बड़ा एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि मैं आप बात कर रहा था, ये जो जितनी जगह है ना यहाँ पे ये झील के इधर उधर, इसको हमें एनओसी, यहाँ के लोगों को एनओसी मिल जानी चाहिए, ताकि वो अपनी एक बाजार लगा सके, अपना जो हमारी उत्तराखंड का कल्चर है उसको बेच सके। जैसे पहाड़ी खाना हुआ, भड्डू की दाल बात हुई, पकोड़े हुए, गैद के पकोड़े हुए, या अपनी कोई संस्कृति टोपी, इन सब चीज़ों को उनको एनओसी दे देनी चाहिए गवर्नमेंट को, कि वो लोग यहाँ पे स्थानीय कारोबार शुरू कर पाएँ, कोई अपनी दुकानें अभी क्या पॉलिसी, अगर कोई स्थानीय व्यक्ति चाहता है यहाँ पे दुकान लगाना, अपनी दुकान खोलना, उसके नहीं, अभी ये पॉलिसी की अभी ये जो ज़मीन है ये जलमग्न हो जाती है। अच्छा। तो ये इसकी सिर्फ हमें एनओसी टीएचडीसी जो है वो दे, ताकि क्योंकि अभी हमें यहाँ पे अस्थायी के लिए कोई परमिशन नहीं है। और यहाँ पे जब बाजार लगेंगे, जैसा कि मैं कह रहा था आपसे कि अभी 3-4 हज़ार लोग यहाँ से रोजगार कर रहे हैं, तो फिर 3-4 हज़ार लोग खाने में भी उनका रोजगार हो जाएगा, तो ताकि पलायन भी रुकेगा। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कोविड से जो लोग परेशान हुए हैं उन लोगों को भी यहाँ पे स्वतः रोजगार मिलेगा, जिससे कि कहीं ना कहीं जो प्रताप नगर को काला पानी कहा जाता था वो ना होके प्रताप नगर लोगों को एक नया जीवन मिलेगा, जिससे कि, और ये चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है। और क्रिएटिव उसमें हम अपने दर्शकों को बताएं कि इसमें बहुत पोटेंशियल है प्री वेडिंग शूट्स का, और प्रोडक्शन के लेवल पे बहुत सारे यहाँ पे होने भी लगे हैं। कई लोग प्री वेडिंग शूट्स के लिए यहाँ पे आने भी लगे हैं, लेकिन एक इतना बड़ा पोटेंशियल इसमें है कि ऋषिकेश वगैरह जैसी जगहों पे जो कपल्स पहुँचते हैं अपनी प्री वेडिंग के लिए, उससे ज़्यादा, उससे खूबसूरत विजुअल्स टिहरी लेक में उन लोगों को मिलते हैं। तो उसका भी एक पोटेंशियल है। अभी जो यहाँ पे प्री वेडिंग के लिए आते हैं, लगभग कितने लोग महीने में यहाँ पहुँचते होंगे? देखिए, प्री वेडिंग होती है शादियों के सीज़न में, और शादियों में प्री वेडिंग में सबसे बड़ा डेस्टिनेशन के तौर पे अगर 1-1.5 साल से कोई उभरा है तो टिहरी झील प्री वेडिंग के लिए उभरी है। क्योंकि यहाँ पे एक फ्लोटिंग हट है, वो मतलब लगता ही नहीं है कि ये मतलब गढ़वाल में कहीं इतनी सुंदर जगह होगी। तो मैं तो कभी कभी ऐसा भी देखे, कई लोगों की वीडियो देखें कि उन्होंने टिहरी झील को लंदन बता दिया है। तो अपनी संस्कृति को अपना ही रखें, और वाकई बहुत खूबसूरत है। और ये कम से कम 1-1.5 साल से यहाँ पे हमने कम से कम 1000 से ऊपर तो प्री वेडिंग तो करा ही चुकी होगी यहाँ पे। ये भी प्री वेडिंग का अच्छा डेस्टिनेशन बना है, और जब इतना सारा पोटेंशियल हमारे पास है तो हमें इस चीज़ का यूज़ करना चाहिए, ताकि यहाँ का जो युवा है वो पलायन ना करे। तो पलायन जो कि उत्तराखंड की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है, जिस पर लगातार चर्चाएं होती हैं, एक पलायन आयोग तक बना है, और एक ऐसा डेस्टिनेशन जहां से पहले कई लोगों को मजबूरन पलायन करना पड़ा, क्योंकि कई गांव इस डैम के चलते विस्थापन उन गांवों का हुआ।
आज उसी जगह पे एक ऐसा पोटेंशियल, एक ऐसी लेक खड़ी है जिससे कई आसपास के गांव, मेरे पीछे जो पूरी वैली आप देख रहे हैं जिसका जिक्र अभी लखबीर कर रहे थे कि इस पूरी वैली को काला पानी कहा जाने लगा था। और वो उसका एक कारण ये था कि ये जब झील बन गई तो उस पार के जो गाँव हैं, उस पार का पूरा जो पहाड़ में सैकड़ों गाँव हैं, उनका संपर्क पूरी तरह से ख़त्म हो गया था। सिर्फ 2 ही रास्ते बचते थे और वो इतना ज़्यादा दूर से थे कि जो सफ़र उस गांव का कोई व्यक्ति 1 घंटे में तय करता था, इस झील के बनने के बाद उसी सफ़र को तय करने में उसे 1 दिन से ज़्यादा का समय लगने लगा था। हालांकि अभी एक नया डोबरा चांठी पुल बना है जिसके विजुअल्स हम आपको दिखाएंगे। उस पुल के बनने के बाद वहाँ के लोगों की आवाजाही आसान हुई है। और वहीं के ये तमाम यहाँ बोट एसोसिएशन के भी जो लोग हैं, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सामने के गाँव के ही रहने वाले हैं। और इस एसोसिएशन से जुड़े लोगों ने, लखबीर ने और अन्य लोगों ने बताया कि कितनी संभावनाएं इसमें और हैं। और सरकार अगर थोड़ा सा ध्यान दे और स्वरोज़गार को मदद करने के लिए, स्वरोज़गार को बढ़ावा देने के लिए अगर कुछ ऐसी नीतियां लाई जाएं कि यहाँ पे स्थानीय लोग अपनी दुकानें लगा सकें, तो बहुत पोटेंशियल इसमें है कि एक बहुत बड़े चंक के लिए, हज़ारों परिवारों के लिए ये झील जो है ये आजीविका का साधन बन सकती है।